हेलो। तो क्या आप लोग एक कहानी सुनना पसंद करोगे? ये कहानी है फ्रीडम, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और इक्वल राइट्स की, जो कि टैक्सेस और ब्लेड से स्टार्ट होकर के पूरी दुनिया में रिवॉल्यूशन ला देती है। जी हाँ, हम लोग बात करने वाले हैं द फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। 14 जुलाई 1789 की सुबह फ्रांस का शहर पेरिस एक बहुत बड़े अलर्ट पे था, क्योंकि यहाँ के किंग ने अपनी आर्मी को शहर के तरफ जाने का ऑर्डर दे दिया था, जिससे कि लोगों के बीच में जंगल में लगी आग की तरह अफवाह फैलने लगी है कि उनके राजा ने आर्मी को लोगों के ऊपर ओपन फायर यानी कि धड़ाधड़ गोलियां चलाने का ऑर्डर दे दिया। अब लोगों ने सोचा कि राजा हमें तो वैसे भी मारने ही वाला है, तो क्यों ना कुछ करके मरा जाए। इसी थिंकिंग के साथ में लगभग 7000 मैन और वुमेन टाउन हॉल के सामने जमा हो जाते हैं और अपने इस ग्रुप को मिलिटिया यानी कि लोगों की सेना कह के पुकारने लगते हैं। यह लोगों का ग्रुप हथियार की खोज में शहर की लगभग सभी बिल्डिंग्स में घूम जाता है और कई बिल्डिंग्स में तोड़ फोड़ कर देता है, और फाइनली इसमें से कुछ 100 पीपल सिटी के ईस्ट पार्ट की तरफ मार्च करते हुए बेस्टाइल के किले और जेल की तरफ पहुंच जाते हैं। इस जेल के अंदर बहुत ज्यादा हथियार और गोला बारूद मिलने की पॉसिबिलिटीज थी, तो लोग बिना देरी किए बेस्टाइल के किले के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं और लड़ाई में बेस्टाइल के कमांडर को मार देते हैं और वहां पर कैद 7 प्रिजनर को आजाद कर देते हैं। इस बेस्टाइल के किले को लोग बहुत ज्यादा हेट करते थे, क्योंकि ये किला सिंबल था किंग की पावर का, क्योंकि किंग यहाँ पर बैठकर ही बहुत बड़े बड़े फैसले सुनाता था, जिस कारण से लोगों ने इस किले की एक एक ईंट को तोड़ करके बाजार में बेच दिया, जिससे कि लोग इसको खरीद करके अपने घरों में सजा पाए, जिससे उनको द फ्रेंच रिवॉल्यूशन का द ग्रेट बेस्टाइल डिस्ट्रक्शन हमेशा याद रहे। इसके बाद कुछ दिनों तक के फ्रांस में और उसके आसपास के देशों में बहुत सारे टाइप के इवेंट होने लगे। लोग बढ़ती हुई ब्रेड के प्राइस को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे और ये सारे इवेंट एक चेन की तरह बन गए, जिसके एंड में जाकर के किंग को फांसी पर चढ़ा दिया। तो चलिए इन सारे इवेंट्स को कवर करते हैं मेरे साथ लक्ष्य स्टडीज पर। चलिए जानते हैं कि फ्रेंच सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर था वो लेट 18th सेंचुरी में कैसा था। 1774 में बर्बन फैमिली का लुईस 16 वहां का यानी कि फ्रांस का राजा बनता है, जिसकी शादी ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस एना टनी के साथ में 20 साल की एज में कर दी जाती है। लेकिन जब लुईस 16 किंग बनता है तो उसको पूरा खजाना खाली मिलता है, क्योंकि फ्रांस ने लंबे समय तक ये वॉर खेली थी, जिससे फ्रांस के सारे इकोनॉमिक रिसोर्स खत्म हो चुके थे। फिर भी फ्रांस के किंग अपनी शानो शौकत और महल वारसाई पे बहुत ज्यादा पैसा फूंक रहे थे, और इसके अलावा भी कई सारे खर्चे थे। इसके बावजूद भी क्या होता है, जो लुईस 16 होता है ना, वो 13 अमेरिकन कॉलोनीज को ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस पाने में हेल्प करता है, क्योंकि ब्रिटेन फ्रांस का भी एनिमी था। इस वॉर के चलते जिस फ्रांस के ऊपर पहले से 10 बिलियन लिब्रे का कर्ज था, वो बढ़ करके 12 बिलियन लिब्रे हो जाता है। अब लुईस 16 ने जिन भी लोगों से पैसा लिया था वो सारे लोग 10% इंटरेस्ट की डिमांड करने लगते हैं। बढ़ते कर्ज और इंटरेस्ट के कारण गवर्नमेंट को अपने बजट का मोटा पैसा लोन के इंटरेस्ट चुकाने में देना पड़ रहा था, जिससे गवर्नमेंट के बाकी खर्चे जैसे आर्मी, स्कूल, कोर्ट, गवर्नमेंट ऑफिस और यूनिवर्सिटीज के लिए पैसा कम पड़ रहा था, जिस कारण से फ्रांस की गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा देती है, जिसका असर वहां की थर्ड स्टेट के लोगों के ऊपर होता है, क्योंकि यही लोग फ्रांस में टैक्स दे रहे थे। तो चलिए अब जानते हैं कि फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो कितने स्टेट्स में डिवाइडेड थी। फ्रांस की सोसाइटी वहां पर 3 स्टेट में डिवाइड थी, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में आते थे चर्च के क्लर्जी या पादरी, जिनको कि बाय बर्थ बहुत सारे प्रिविलेज मिले हुए थे। ये लोग स्टेट को टैक्स भी पे नहीं करते थे, उल्टा ये लोग ही लोगों से थीथ के नाम पर रिलीजियस टैक्स वसूला करते थे। सेकंड नंबर पे आते थे सेकंड स्टेट के लोग, जो कि नोबल्स होते थे। ये एक ऊंची फैमिली से आने वाले लोग थे, जिनको भी बाय बर्थ कई सारे प्रिविलेजेस मिलते थे, और ये लोग भी स्टेट को टैक्स पे नहीं करते थे, ये लोग भी उल्टा लोगों से टैक्स कलेक्ट किया करते थे। थर्ड स्टेट में आते थे ऐसे लोग जो कि टैक्स पे किया करते थे। इसके भी टोटल 3 पार्ट थे। फर्स्ट पार्ट में थे बड़े बड़े बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, लॉयर और गवर्नमेंट ऑफिसर्स। सेकेंड पार्ट में थे फार्मर्स, आर्टिसियन, और थर्ड पार्ट में थे लैंडलेस फार्मर्स और लेबर्स और सर्वेंट वगैरह, जो कि वहां की पॉपुलेशन का 90% थे। थर्ड स्टेट और फ्रांस की सोसाइटी में मेजोरिटी लोग फार्मर्स थे, लेकिन इन फार्मर्स के पास में भी सभी के पास में जमीन नहीं थी। जमीन का लगभग 60% नोबल्स और थर्ड स्टेट के अमीरों के पास में था। क्लर्जी और नोबल्स को यहाँ पे बहुत ज्यादा राइट्स मिले हुए थे। इसके अलावा भी गवर्नमेंट भी लोगों से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स वसूला करती थी,
डायरेक्ट टैक्स कहलाता था टेली, जो कि किसानों से इनकम टैक्स के रूप में वसूला जाता था, और इनडायरेक्ट टैक्स होता था जो कि सॉल्ट, तंबाकू और भी बहुत सारी कमोडिटीज के ऊपर जीएसटी के जैसे लगा करके वसूला जाता था। तो इस टाइप से स्टेट यानी कि राज्य की पूरी इकोनॉमी का खर्चा वहाँ की 90% थर्ड स्टेट की जनता उठाती थी। और इसके अलावा भी इन लोगों से मजबूरन बहुत सारे काम कराए जाते थे, जैसे कि आर्मी, रोड बिल्डिंग और घरों में काम कराए जाते थे, जिसके लिए इनको पैसे भी पे नहीं किए जाते थे। इतने ज्यादा टैक्सेस लेने के बाद में भी फ्रांस की स्थिति सुधर नहीं रही थी और लोगों को अपने सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था। फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी 1715 में 23 मिलियन थी, जो कि 1789 में बढ़कर के 28 मिलियन हो जाती है, जिस कारण से फ्रांस में अनाज की डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जितनी वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ रही थी ना, उतनी वहाँ पर अनाज की सप्लाई नहीं बढ़ पा रही थी, जिस कारण से वहाँ की पॉपुलेशन के लिए अनाज कम पड़ रहा था। यहाँ के जो लोग थे वो मेनली फूड के तौर पे ब्रेड कंज्यूम किया करते थे, जिसकी भी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, लेकिन लोगों की सैलरी और वेजेस इन्फ्लेशन के हिसाब से उतनी तेजी से नहीं बढ़ पा रहे थे, जिसके रिजल्ट से फ्रांस में अमीर व्यक्ति और अमीर जाते हैं और गरीब और गरीब हो जाते हैं। लेकिन सिचुएशन तब और खराब हो जाती है जब फ्रांस के अंदर सूखे और बाढ़ और ओले के कारण फसलें खराब हो जाती है और लोगों को अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। इस सर्वाइवल के स्ट्रगल के चलते वहां पे यानी कि फ्रांस के अंदर एक क्राइसिस चलने लगता है। इस क्राइसिस का पहला रीजन तो था बढ़ती हुई पॉपुलेशन और दूसरा रीजन था बैड हार्वेस्टिंग यानी कि फसलों का खराब हो जाना और बढ़ते हुए ब्रेड के प्राइस, जिसके कारण से गरीब लोग ब्रेड नहीं खरीद पा रहे थे और भूख के कारण उन्हें कई तरह की डिसीज होने लगते थे और इस तरह से फ्रांस के अंदर एक बहुत बड़ा क्राइसिस और फैमिन फैलने लगता है। अभी तक हम लोगों ने देख लिया है कि फ्रांस के अंदर बहुत ज्यादा टैक्सेस बढ़ा दिए गए और फ्रांस में अकाल भी पड़ गया, जिसको लेकर की पीसेंट और वर्कर्स लोग बहुत सारे प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन इन प्रोटेस्ट का फ्रांस की सोसाइटी और इकोनॉमिकल कंडीशन के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसके बाद फ्रांस में चेंजेस लाने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ के थर्ड स्टेट के एजुकेटेड और डेवलप्ड लोग उठाते हैं, जो कि नए नए आइडियाज के साथ जुड़ करके एक मिडिल क्लास लोग के रूप में उभर रहे थे। इसी के साथ 18th सेंचुरी में फ्रांस में एक नए सोशल ग्रुप का इमरजेंस होता है, जिसको कि हम लोग मिडिल क्लास ग्रुप कहते हैं। इस मिडिल क्लास ग्रुप के लोगों ने वूल और सिल्क से बने कपड़ों का ओवरसीज ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग करके बहुत ज्यादा वेल्थ और पैसा कमाया था। इस कपड़ों को या तो वो लोग एक्सपोर्ट कर दिया करते थे या तो अपनी ही सोसाइटी के अमीर लोगों को बेचा करते थे, जिससे कि इनके पास में बहुत ज्यादा वेल्थ आ चुकी थी। इस मिडिल क्लास ग्रुप में मर्चेंट, मैन्युफैक्चरर और इसके साथ साथ लॉयर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी शामिल थे। ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे थे और उनका मानना ये था कि बाय बर्थ प्रिविलेजेस यानी कि जन्म से जो अधिकार फर्स्ट और सेकंड स्टेट को मिल रहा है उन सभी को खत्म कर देना चाहिए और लोगों को सोशल पोजीशन मेरिट के बेस पे देना चाहिए। सो मिडिल क्लास लोग सोसाइटी को फ्रीडम, इक्वालिटी और इक्वल राइट्स के आधार पे बनाना चाहते थे। ये आइडियाज जॉन लेक रूसो जैसे फिलोसोफर के आइडियाज पर बेस्ड था। जॉन लेक अपनी बुक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में राजा की ज्यादा पावर और राइट्स को अपोज करते थे और रूसो तो एक ऐसी गवर्नमेंट चाहते थे जिसमें कि लोग और उनके नेताओं के बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बना रहे। इन द स्प्लिट ऑफ लॉज में मॉन्टेस्क्यू गवर्नमेंट की पावर को 3 ऑर्गन्स लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में डिवाइड कर देते हैं। जब फ्रांस की मदद से यूएसए की 13 कॉलोनीज खुद को ब्रिटेन से आजाद करती है तो वहां पे भी इसी बेस के ऊपर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में डिवाइडेड पावर वाली गवर्नमेंट बनती है। इन 3 ऑर्गन्स में डिवाइडेड पावर के साथ साथ यूएसए अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा लोगों को कई सारे राइट्स भी प्रोवाइड करता है, जिससे कि फ्रांस के लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है। फिलोसोफर के थॉट्स को कॉफी हाउसेस, सैलूनों में बात की जाने लगी। बुक्स और न्यूज़पेपर के द्वारा भी बड़े तरीके से इनका एडवर्टाइजमेंट हुआ। इन बुक्स और न्यूज़पेपर को अनपढ़ लोगों के बीच में जोर जोर से पढ़ा जाने लगा ताकि वो लोग भी इस आइडिया को सुन सके और समझ सके। इसी समय लुई 16 द्वारा स्टेट के खर्च को पूरा करने के लिए फिर से टैक्स बढ़ा दिए जाते हैं और इन सब से प्रीवियस सिस्टम के खिलाफ जो जनता का गुस्सा था वो और भी ज्यादा भड़क जाता है। अभी तक हम लोगों ने देखा कि किस टाइप से लुई 16 ने टैक्सेस बढ़ा दिए, लेकिन ओल्ड रेजिम के मुताबिक फ्रांस का किंग अपनी मर्जी से टैक्सेस नहीं बढ़ा सकता था। इसके लिए किंग को स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी होती थी और प्रपोजल पे उनकी मंजूरी लेनी होती थी। स्टेट जनरल एक ऐसा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें कि तीनों स्टेट के लोग
अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजा करते थे, लेकिन किंग को ये डिसीजन लेने का राइट था कि बैठक कब बुलाई जाए और कहाँ बुलाई जाए। इसकी लास्ट कॉन्फ्रेंस ईयर 1614 में बुलाई गई थी, जब लास्ट टाइम टैक्स बढ़ाए गए। तो इसी नियम को फॉलो करते हुए लुई 16 ने 5 मई 1789 को नए टैक्सेस के प्रपोजल के लिए वॉर्साय के हॉल में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाई, जिसमें कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग अपने अपने 300 और 300 रिप्रेजेंटेटिव भेज देते हैं, जो कि आमने सामने चेयर पे बैठते हैं, और थर्ड स्टेट के लोग अपने 600 रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं, जिनको के पीछे खड़ा रखा जाता है। और थर्ड स्टेट के लोगों का रिप्रेजेंटेशन एजुकेटेड और रिच लोग कर रहे थे। फार्मर्स, वुमेन और आर्टिशियन को तो असेंबली में भी आना अलाउ नहीं था। फिर भी लगभग 40,000 लेटर्स में उनकी प्रॉब्लम्स और डिमांड की लिस्ट बनाई जाती है, जिसको कि उनके रिप्रेजेंटेटिव साथ में लेकर के आते हैं। यहाँ पर स्टेट जनरल के भी कुछ नियम थे, जिसमें कि हर एक वर्ग को एक वोट देने का राइट था, और इस टाइम पे लुई 16 को भी यही नियम फॉलो करना था। लेकिन थर्ड स्टेट के मेंबर्स ये डिमांड कर रहे थे कि पूरे असेंबली के हर एक मेंबर को एक एक वोट देने का राइट मिले, जिससे कि सभी का रिप्रेजेंटेशन हो पाए। ये क्या था? डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे बेस्ड था, जिसको कि बहुत से फिलोसोफर जैसे रूसो ने भी अपनी बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जगह दी थी। लेकिन जब किंग इस प्रपोजल को ठुकरा देता है, रिजेक्ट कर देता है, तो थर्ड स्टेट के सारे मेंबर्स असेंबली छोड़कर चले जाते हैं। अब ये जो थर्ड स्टेट की रिप्रेजेंटेटिव थे, जो कि असेंबली छोड़कर बाहर आ जाती है, ये पूरे फ्रांस नेशन के स्पोक पर्सन के रूप में अपने आप को देखने लगती है, क्योंकि ये लोग फ्रांस की 90% पॉपुलेशन को लीड कर रहे थे। अब ये लोग क्या करते हैं, 20 जून को थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव वर्साई के टेनिस कोर्ट में जमा हो जाते हैं और अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर देते हैं। इसके साथ ही ये लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं और फ्रांस के किंग या मोनार्क की पावर को कम करने की कोशिश करते हैं। ये जो असेंबली था ना, इसको मेराबी और एबीसीस लीड कर रहे थे। थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव के लीडर्स यानी कि मेराबी जन्म से एक नोबल थे और ये भी फ्यूडल प्रिविलेजेस को खत्म करना चाहते थे। ऐसे ही एबीसीस भी जन्म से एक क्लर्जी थे और यह भी फ्यूडल प्रिविलेज सिस्टम को अपोज कर रहे थे। अब जिस टाइम पे नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में बिजी थी, तब पूरे फ्रांस में प्रोटेस्ट चल रहे थे। ठंड के कारण फसलें बर्बाद हो रही थी, जिससे कि ब्रेड की कीमतें आसमान छूने लगी थी। इस सिचुएशन का फायदा बेकरी ऑनर्स उठाना चाहते थे, जो क्या कर रहे थे, ब्रेड को जमा करके उसके रेट को बढ़ाना चाहते थे, जिस कारण से बेकरी में लंबी लंबी लाइनें लगती है। इन लंबी लाइंस में इंतजार करने के कारण लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच जाता है और लोग बेकरीज के ऊपर धावा बोल देते हैं और बेकरीज को लूटने लगते हैं। दूसरी तरफ फ्रांस की सेना पेरिस में एंटर करने लगती है। दूसरी तरफ भीड़ 14 जुलाई को बेस्टाइल के किले के ऊपर हमला करके द ग्रेट डिस्ट्रक्शन ऑफ बेस्टाइल को अंजाम देती है। अब रूरल एरिया यानी कि गांव के एरिया में भी अफवाह फैलने लगती है कि जो लैंड ऑनर्स थे यानी कि नोबल्स थे, उन लोगों ने फार्मर्स की फसलों को तबाह करने के लिए लुटेरे बुलाए। अब इसके डर से कई गांवों के फार्मर्स गुस्से में अपने घर से हसिया और कुल्हाड़ी लेकर के गांव के किलों पर हमला कर देते हैं और किसान ग्रेनिट्स को लूट डालते हैं और टैक्सेस डॉक्यूमेंट्स को भी जला डालते हैं, जिससे कि बड़े नंबर्स में नोबल्स अपनी जमीन, जायदाद और घर को छोड़ के नेबरिंग कंट्रीज में भाग जाते हैं। अपने देश के लोगों को रिवोल्ट करता देख करके और उनकी पावर से डर करके लुई 16 नेशनल असेंबली के प्रपोजल को एक्सपेक्ट कर लेता है और ये बात भी मान लेता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा राजा की यानी कि मोनार्क की पावर को लिमिट कर दिया जाएगा। तो फाइनली 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली टैक्सेस, प्रिविलेजेस और फ्यूडल सिस्टम को खत्म करने के लिए एक लॉ पास कर देती है। इस लॉ के कारण क्लर्जी और नोबल्स के सारे प्रिविलेजेस खत्म हो जाते हैं। थीथेस यानी कि रिलीजियस टैक्स को खत्म कर दिया जाता है और चर्च के द्वारा ओन करी गई सारी जमीन गवर्नमेंट और सरकार के द्वारा कब्जा कर ली जाती है। इस टाइप से गवर्नमेंट को 2 बिलियन लिब्रे की प्रॉपर्टी मिल जाती है और गवर्नमेंट की चांदी ही चांदी हो जाती है। अब फाइनली जब फ्रांस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो जाता है तो फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है। नेशनल असेंबली अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 1791 में कंप्लीट कर देती है। इस कॉन्स्टिट्यूशन का मेन ऑब्जेक्ट था कि फ्रांस में मोनार्की की पावर को कम होना चाहिए। इस कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसा फॉर्मेट बनाया गया था जिसमें कि जो पूरी पावर थी देश में उसको 3 ऑर्गन्स में डिवाइड कर दिया गया था। 3 ऑर्गन्स थे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, जो कि फ्रांस को एक कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बना देता है। ईयर 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन ने
लॉ बनाने के सारे राइट्स नेशनल असेंबली को दे दिए थे। जानते हैं वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम को। पॉलिटिकली देखिए तो फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी। फर्स्ट थे एक्टिव सिटीजन और सेकंड थे पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन में सिर्फ मैन ही आ सकते थे और वो भी जिनकी की एज 25 ईयर से ज्यादा हो और जो कि अपनी मजदूरी में मतलब एक महीने की मजदूरी में से 3 दिन के पैसे टैक्स के रूप में दे सकते थे। और उसके साथ में ही इन लोगों के पास में प्रॉपर्टी, हाउस या जमीन होना जरूरी होता था, तभी ये लोग एक्टिव सिटीजन में आ पाते थे और वोट कर पाते थे। बाकी के बचे सारे मैन और वुमेन पैसिव सिटीजन होते जिनके पास में की वोटिंग राइट्स नहीं होते थे। ये पैसिव सिटीजन मिलकर के 50,000 मेंबर्स की एक इलेक्टोरल ग्रुप को इलेक्ट करते थे, जो कि आगे जाके नेशनल असेंबली के 745 मेंबर्स को इलेक्ट किया करते थे। ये मेंबर्स हाईएस्ट टैक्स पेयर्स होते थे, जो कि असेंबली के साथ मिलकर के किंग और उसके मिनिस्टर के ऊपर कंट्रोल किया करते थे। इसके साथ ही एक्टिव सिटीजन जज को भी इलेक्ट किया करते थे। इस कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों के लिए बनाए गए बहुत सारे राइट्स, जैसे कि राइट टू लाइफ, राइट टू स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वेलिटी बिफोर द लॉ जैसे नेचुरल लॉज को सभी लोगों के लिए डिक्लेयर किया गया। ये सारे राइट्स लोगों को बाय बर्थ दिया गया, जिससे कि कोई भी इन राइट्स को इनसे छीन नहीं सकता था। और इन राइट्स को प्रोटेक्ट करने की ड्यूटी स्टेट, राज्य या गवर्नमेंट की होती थी। फ्रांस के अंदर ये टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट, प्रोटेस्ट जैसी सिचुएशन कुछ सालों तक एक सीरीज के जैसे चलती रहती है। और लुई 16 भी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर साइन कर चुका था, लेकिन उसे अपना राज्य और पावर छोड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। इसके लिए लुई 16 परेशिया के किंग के साथ में सीक्रेटली नेगोशिएशन यानी कि बातचीत करने लगता है। परेशिया और अदर नेबरिंग कंट्रीज किंग फ्रांस में हो रहे इस चेंजेस से परेशान थे, क्योंकि उनको भी ये डर था कि उनके स्टेट, उनके राज्य में भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो जाए। इसलिए सारे नेबरिंग किंग्स मिलकर के फ्रांस के ऊपर अटैक करने का एक प्लान बनाते हैं। लेकिन ट्विस्ट तो ये था कि फ्रांस की असेंबली पहले ही 1792 में परेशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में वॉर डिक्लेयर कर देते हैं। थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर अलग अलग प्रोविजंस से आर्मी ज्वाइन कर रहे थे और वो लोग इस वॉर को यूरोप के सारे एरिस्टोक्रेट्स के अगेंस्ट में मानते थे। लोगों को मोटिवेट करने के लिए यहाँ पे लोग रॉगेट डी लिसा गाना गाते थे। ये सॉन्ग सबसे पहले वॉलंटियर मैस्ले ने पेरिस में मार्च कर रहे लोगों के लिए गाया था और आज ये फ्रांस का नेशनल एंथम है। इस टाइप की रिवोल्यूशनरी वॉर के कारण लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान और इकोनॉमिकल क्राइसिस देखने के लिए मिल रहा था। जब फ्रांस के सारे मैन सामने आकर के लड़ाई लड़ रहे थे, तब महिलाओं ने पैसे कमाना शुरू कर दिया था, जिससे कि उनकी परिवार की और शहर की देखभाल हो सके। देश की पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा रिवॉल्यूशन में पार्ट ले रहा था। उनका मानना ये था कि रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि 1791 को कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ सोसाइटी के रिच सेक्शन को ही पॉलिटिकल राइट्स मिले थे, बाकी पिछड़े हुए सेक्शन तो पिछड़े ही रह गए थे। लोग पॉलिटिकल क्लब में जमा होकर के गवर्नमेंट की पॉलिसीज और अपने प्लान्स के बारे में डिस्कस किया करते थे। इनमें से सबसे पॉपुलर क्लब जैकोबिन क्लब था, जिसका नाम पेरिस के सेंट जैकोब के नाम पे पड़ा था। और ये क्लब पॉलिटिकल एक्टिविटीज का एक सेंटर बन चुका था, जिसका लीडर था रॉबेस्पियर। जैकोबिन क्लब के मेंबर्स मेनली सोसाइटी के लोअर सेक्शन से आते थे। इनमें स्मॉल शॉपकीपर, आर्टिशियन, शूज मेकर, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर, प्रिंटर्स, सर्वेंट और डेली वेजेस पे काम करने वाले वर्कर आते थे, जिनका लीडर रॉबेस्पियर था। ये जैकोबिन क्लब के मेंबर्स थे ना, वो लोग डॉग वर्कर्स के जैसे लंबी पतलून पहनने लगे। उन लोगों ने ऐसा इसलिए किया था ताकि वे लोग अपने आप को नी ब्रीचेस पहनने वाले नोबल से अलग दिखा सके। ये एक तरीका था उनका अपने आप को नोबल से अलग दिखाने का। इन जैकोबिन क्लब्स के मेंबर्स को सैंट क्लूटोस कहा जाने लगा, जिसका मीनिंग होता था ऐसे लोग जो कि नी ब्रीचेस नहीं पहनते थे। सैंट क्लूटोस के मैन रेड कैप पहनते थे, जो कि लिबर्टी का, उदारता का सिंबल था, लेकिन वुमेन्स को रेड कैप पहनना अलाउ नहीं था। समर 1792 में जैकोबिन क्लब्स के मेंबर गुस्से में आकर के बहुत बड़ा एक आंदोलन करते हैं। इस आंदोलन का रीजन होता है बढ़ते हुए फूड के प्राइस और फूड की शॉर्ट सप्लाई। ये लोग मॉर्निंग 10 अगस्त को वर्साई के महल के सामने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करने लगते हैं, जहाँ पर कि ये लोग राजा के गार्ड को मार देते हैं और राजा को कई घंटों तक कैद में रखते हैं। इसके बाद नेशनल असेंबली क्या करती है, रॉयल फैमिली के सारे मेंबर्स को जेल में डालने का आदेश देती है। अब की बार फिर सेक्शन होते हैं और अब
21 ईयर के, चाहे मैन उनके पास प्रॉपर्टी हो या ना हो, उनको वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं। अभी भी याद रखना, यहाँ पे मैन को ही वोटिंग राइट मिले, वुमेन को नहीं। इस न्यूली फॉर्म असेंबली को लोग कन्वेंशन का नाम देते हैं और ये कन्वेंशन 21 सितंबर 1792 को फाइनली फ्रांस से मोनार्की सिस्टम को हटा करके रिपब्लिक स्टेट डिक्लेयर कर देते हैं। इस नई गवर्नमेंट के मुताबिक अब लोग अपने हेड ऑफ द स्टेट यानी कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर सकते थे। नई रिपब्लिकन गवर्नमेंट लुई 16 को कोर्ट में ले जाकर के मौत की सजा सुना देती है और 21 जनवरी 1793 को पैलेस डी लॉ कॉनकॉर्ड में लुई 16 को पब्लिकली फांसी पर चढ़ा दिया जाता है और जल्द ही क्वीन को भी ऐसे ही सजा दी जाती है। 1993 से 1794 के समय को रेजिन ऑफ टेरर कहा जाने लगा। इस समय देश का लीडर था जैकोबिन क्लब का लीडर रॉबेस्पियर। रॉबेस्पियर एक बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल और पनिशमेंट की पॉलिसी फॉलो करता था। वो इन सभी लोगों को रिपब्लिक गवर्नमेंट का एनिमी मानता था, जो कि पहले एक्स नोबल्स थे, क्लर्जी थे और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते थे, जो कि इनकी सोच से एग्री नहीं करते थे। वो इन लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया करता था और इन्हीं रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल कोर्ट में डाल दिया करता था। अब जहाँ अगर इन लोगों को गिल्टी पाया जाता था ना, तो वहां पे इन्हें एक अजीब टाइप की सजा दी जाती थी। इन्हें क्या होता था, गैल्टन के ऊपर चढ़ा दिया जाता था। गैल्टन एक ऐसी मशीन थी जिसमें दो खंभों के बीच में ब्लड लगी होती थी और उसके बीच में उस गिल्टी फाउंड किए गए इंसान का सिर रख के उसे पिचक दिया जाता था। इसका नाम इसे बनाने वाले डॉक्टर गैल्टन के नाम पे रखा गया था। रॉबेस्पियर की गवर्नमेंट ने लॉज बना करके वेजेस और फूड के प्राइस को लिमिट कर दिया था। मीट और ब्रेड को राशन कर दिया और फार्मर्स को जबरदस्ती गवर्नमेंट द्वारा तय की गई कीमत पे अनाज बेचने के लिए मजबूर कर दिया। सरकार ने महंगे सफेद आटे के यूज पे रोक लगा दिया और सभी सिटीजन्स को एक जैसे यानी कि इक्वेलिटी ब्रेड का यूज करने के लिए फोर्स किया। रॉबेस्पियर क्या चाहता था, इक्वेलिटी या बराबरी को स्पीच के साथ साथ जीवन में लाने की प्रैक्टिस की जाए। ट्रेडिशनल मैडम सर के शब्दों की जगह वो लोग सभी फ्रेंच नाकलियों को सिटीजन शब्द का यूज करने लगा। चर्चेस को बंद करके उनके बिल्डिंग को गवर्नमेंट ऑफिसेज में बदल दिया गया। अब रॉबेस्पियर इतनी सारी कड़ी पॉलिसीज बना रहा था, तो इसका विरोध तो होना ही था। रॉबेस्पियर को अपनी पॉलिसीज के कारण अपने देश के लोगों के सपोर्ट और विरोध दोनों झेलना पड़ा और ज्यादातर उसको अपोज ही किया लोगों ने। फाइनली रॉबेस्पियर को भी कोर्ट के द्वारा गिल्टी फाउंड किया जाता है 4 जुलाई 1794 को और रॉबेस्पियर को अरेस्ट करके उसे गैल्टन के ऊपर चढ़ा दिया जाता है। अब यार जैकोबिन गवर्नमेंट तो हट गई, अब क्या होगा फ्रांस का? अब फ्रांस के अंदर क्या हो रहा है, मिडिल क्लास लोग अपने हाथ में पावर लेते थे। अब जिसके तहत ये लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्रॉपर्टी लेस व्यक्तियों को वोटिंग के राइट से हटा देते हैं। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं जिसमें कि 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल प्रोवाइड करते हैं। एक होता है डायरेक्टरी और दूसरा होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। इस कॉन्स्टिट्यूशन में 5 मेंबर्स की कार्यपालिका यानी कि डायरेक्टली बनाई जाती है। इस प्रोविजन के जरिए जैकोबिन रूल के टाइम पे 1 मैन एग्जीक्यूटिव वाले सिस्टम से बचने की कोशिश किया जाती है। इस डायरेक्टरी और लेजिस्लेटिव काउंसिल के बीच में कई बार क्लैशेस यानी कि झगड़े तो हुए और लेजिस्लेटिव काउंसिल ने क्या किया, इस डायरेक्टरी को कई बार बर्खास्त कर दिया। इस प्रकार से फ्रांस के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी छा गई। इसका फायदा उठाता है नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि एक मिलिट्री डिक्टेटर के रूप में राइज होता है। इन सारे चेंजेस या गवर्नमेंट के चेंजेस से लोगों के मन में फ्रीडम, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, फ्रेटर्निटी जैसे आइडल बने रहे और इन आइडल्स ने आने वाली सेंचुरीज में भी फ्रांस का नेतृत्व किया, फ्रांस के पॉलिटिकल मूवमेंट को मोटिवेट किया। हम लोग देखने वाले कि किस टाइप से महिलाओं का पार्टिसिपेशन था इस रिवॉल्यूशन के अंदर। शुरुआत के समय से ही महिलाओं ने बहुत से इवेंट्स के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेशन किया था, जिससे कि फ्रांस की सोसाइटी में बहुत से इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए। महिलाओं की सोच ये थी कि अगर इनका रिवॉल्यूशन के अंदर इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो वे रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर सकती है और अपने राइट में सुधार करने के लिए भी प्रेशराइज कर सकती है। थर्ड स्टेट की कई सारी महिलाएं अपने जीवन को चलाने के लिए बहुत से काम करने लगी। कई महिलाएं लॉन्ड्री वर्क, फ्लावर बेचना, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बेचना, मार्केट वर्क या डोमेस्टिक सर्वेंट के रूप में वर्क करने लगी, जिसमें कि बहुत सी महिलाओं के पास न एजुकेशन था और न ही कोई जॉब स्किल। सिर्फ नॉबल्स की बेटियां ही पढ़ पाती थी या कुछ थर्ड स्टेट की महिलाएं जो कि सिर्फ कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ पाती थी, जिसके बाद उनकी फैमिली उनकी शादी करवा देती थी। उनके वेजेस पुरुषों की तुलना में बहुत ही ज्यादा कम थे। अब महिलाएं क्या करती है, अपनी आवाज उठाने के लिए पॉलिटिकल क्लब्स बनाती है और जो बने हुए पॉलिटिकल क्लब्स थे उनको ज्वाइन करती है। न्यूज़पेपर प्रिंटिंग स्टार्ट कर देती है, जिससे कि उनकी आवाज और इंटरेस्ट गवर्नमेंट तक पहुंचने लगे। फ्रांस के अलग अलग सिटीज में लगभग 60 वुमेन क्लब यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज बनाई जाती है, जिसमें सबसे फेमस क्लब था
सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। जो क्लब था, इनकी मेन डिमांड ये थी कि महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर के पॉलिटिकल राइट मिल जाए। वुमेन 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन को डिसअपॉइंट कर रही थी, जो कि उन्हें पैसिव सिटीजन बनाता था, और महिला ये चाहती थी कि उन लोगों को भी वोट देने का राइट मिल पाए और नेशनल असेंबली में वोट देने के साथ साथ में उनको वहाँ पार्ट लेने का भी मौका मिल पाए। महिलाओं का ये मानना था ऐसा करने से वो लोग नई गवर्नमेंट को अपने इंटरेस्ट बताने का एक मौका मिल जाएगा और उनको अपनी बात मनवाने का भी एक मौका मिल जाएगा। शुरुआती समय में रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट कुछ नए लॉज इंट्रोड्यूस करती है, जिससे कि महिलाओं की लाइफ में सुधार आने लगता है। स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स बनाती है, गर्ल्स की एजुकेशन को कंपलसरी कर देती है और एक ऐसा नियम बनाती है जिससे कि फादर अपनी लड़की को मैरिज के लिए प्रेशराइज नहीं कर सकता है जब तक उसकी मर्जी ना हो। मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट बेस बना दिया जाता है और इसके साथ साथ में इसको सिविल लॉ के अंदर रजिस्टर कर दिया जाता है, जिससे डाइवोर्स और शादी जैसे जो मैटर्स होते हैं उनको लीगल बना दिया जाता है, जिसके लिए महिलाएं और पुरुष दोनों की अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन मिलने से महिलाएं जॉब के लिए ट्रेन होने लगी और इसमें से कुछ आर्टिस्ट भी बनने लगी और कुछ छोटा मोटा व्यापार करने लगी। वुमेन्स ने अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए एक बहुत बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी थी और ये जो भी राइट ऊपर जो मिले थे ना वुमेन्स को, इसको भी रेजिन ऑफ टेरर के दौरान खत्म कर दिया था। रॉबेस्पियर गवर्नमेंट ने कई सारे लॉज पास किए थे, जिसमें कि वुमेन क्लब और एक्टिविस्ट पे बैन लगा दिया था और कई सारी महिलाओं को यानी कि महिलाओं के लीडर्स को अरेस्ट कर लिया। महिलाओं को अपने वोटिंग राइट्स के लिए और इक्वल वेजेस के लिए बहुत दिनों तक एक लंबा संघर्ष करना पड़ा। आने वाले 200 सालों तक दुनिया के लगभग अलग अलग देशों में महिलाओं ने कई सारे आंदोलन किए और ये लड़ाई एक इंटरनेशनल इश्यू बन गई। 19वीं सेंचुरी के अंत और 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में कई सारे मूवमेंट के बावजूद महिलाओं को ये राइट नहीं मिले, लेकिन फाइनली 1946 हमारे देश के आजाद होने के जस्ट एक साल पहले फ्रांस के अंदर महिलाओं को वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं और वो लोग अपनी इस लड़ाई में सफल हो जाते, जीत जाते। फ्रांस की कुछ कॉलोनीज जैसे कैरेबिया, मॉन्टेन्क्यू, गिटेलिप और सैन डोमिंगो, यहाँ की जो कॉलोनीज थी ना, वो एक इम्पोर्टेंट सप्लायर थे तंबाकू, इंडिगो, शुगर, कॉफी और अदर कॉमोडिटीज की। लेकिन यूरोप के लोग बाहर जाकर के काम नहीं करना चाहते, गोरे लोग थे भाई, घंटा काम करना चाहेंगे, जिससे कि प्लांटेशन में लेबर्स की भारी कमी पड़ने लगी। इस लेबर को कमी को पूरा करने के लिए यूरोप और अफ्रीका और अमेरिका के बीच में एक ट्रायंगल सा बन गया। इस तरह स्लेवरी की शुरुआत 17वीं सेंचुरी में हुई। अब यहाँ पे फ्रांस के ट्रेडर्स क्या करते थे, ये बारदे या नॉन्ते पोर्ट अफ्रीका पर अपने सीप को लेकर जाते थे और वहाँ के लोकल चीफ से स्लेव यानी कि जिंदा इंसान खरीद के लाते थे। इन स्लेव को सीप में हथकड़ियां लगाकर बंद कर दिया जाता था और लगभग 3 महीनों की तक एंटार्क्टिक ओशियन से कैरेबिया ट्रेवल किया जाता था, जहाँ स्लेव को एक लंबी सी ट्रेवल के लिए जहाज के अंदर ठूस दिया जाता, भर दिया जाता था। कैरेबिया ले जा करके उन लोगों से प्लांट ओनर को बेच दिया जाता था, जिससे कि स्लेव वहां पर जाकर के यूरोप में काम कर सके और यूरोप के मार्केट को शुगर, कॉफी और इंडिगो की डिमांड पूरा कर सके। बारदे और नांते जैसे पोर्ट इस समय बढ़ते स्लेव ट्रेड के कारण एक बहुत बड़ी प्रॉस्परस कंट्री बनकर प्रॉस्परस सिटी बन गए, जाके इन लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा हो गया। अब क्या होता है, 18वीं सेंचुरी में इस स्लेवरी के ऊपर बहुत ज्यादा लंबी बहस करी गई। नेशनल असेंबली में जो लंबी बहस हुई उसमें फ्रांस के साथ साथ उसकी कॉलोनीज में रहने वाले लोगों को इक्वल राइट प्रोवाइड किए जाए, इस तरह पे बहस हुई। लेकिन जो स्लेव ट्रेड से जुड़े हुए व्यापारी थे, इन्होंने इसका बहुत बड़ा विरोध किया और इनके डर से ये लॉ पास नहीं हो पाया। लेकिन फाइनली 1794 में लेजिस्लेचर के द्वारा इन सभी स्लेव को फ्री करने के लिए एक कन्वेंशन लॉ पास कर दिया गया, जिससे फ्रांस के सिटीजन के बराबरी स्लेव्स को भी राइट मिल गया। लेकिन ये चेंज सिर्फ आने वाले 10 वर्षों तक ही चला, क्योंकि इसके बाद नेपोलियन की गवर्नमेंट आ जाती है, जो कि स्लेवरी को री इंट्रोड्यूस करता है और प्लांटेशन ऑनर को फिर से अपने इकोनॉमिकल प्रॉफिट कमाने के लिए अफ्रीका से और नाइजीरिया से स्लेव को लाने की फ्रीडम मिल जाती है। और एक लंबे संघर्ष के बाद में फाइनली स्लेवरी से लोगों को 1848 में आजादी मिल जाती है और फ्रांस से स्लेवरी का खात्मा हो जाता है। अब चलिए हम लोग को ये समझना है क्या पॉलिटिक्स लोगों की क्लोथिंग स्टाइल, उनकी भाषा और उनकी पढ़ने वाली किताबों को बदल सकता है। जी हाँ, फ्रांस में तो बदल दिया था। यह 1789 के बाद में फ्रांस में हुए जितने भी रिवॉल्यूशन से मैन, वुमेन और चिल्ड्रन की लाइफ में कई सारे चेंजेस आए। फ्रांस की गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉज बना करके लोगों को फ्रीडम, इक्वालिटी जैसे आइडियल डेली लाइफ में उतारने की कोशिश करी। रेस्टाइल की फूड की डिस्ट्रक्शन के बाद में फ्रांस में 1789 में बहुत सारे चेंजेस सामने आए, जिसमें सबसे मेजर चेंज था द एंड ऑफ सेंसरशिप। पुराने टाइम में क्या हो रहा था, जब मोनार्की थी, जब लोगों के द्वारा लिखी जाने वाली बुक, पढ़े जाने वाले न्यूज़पेपर, प्लेस और मैगजीन
सभी चीजों के ऊपर सेंसर लगा हुआ था। मतलब कि लोगों को इन सारी चीजों को छापने से पहले राजा के ऑफिसर की सिग्नेचर या अप्रूवल लेना जरूरी होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं था। लोगों के पास में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आ गया था, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल चुका था, जिससे कि लोग बहुत ज्यादा फ्री हो चुके थे। जिसके रिजल्ट से फ्रांस की सिटीज में न्यूज़पेपर, बुक्स और मैगजीन्स की जैसे कि बाड़ी आ गई। इनमें फ्रांस में होने वाले हर एक इवेंट की जानकारी मिलने लगी और उसके ऊपर कमेंट्स होने लगे। लोग के पास फ्रीडम ऑफ प्रेस था, जिससे कि लोग अब सारी इवेंट्स को अपोजिट थॉट भी व्यक्त कर सकते थे। प्रिंटर का यूज करके लोग अपनी आइडियोलॉजी, थॉट्स को दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते थे। एक्टिव प्ले और जुलूसों के द्वारा नंबर्स ऑफ पीपल के थ्रू लिबर्टी, फ्रीडम और जस्टिस जैसे आइडियाज को फैलाने लगे। थिंकर्स और फिलोसोफर्स अपनी बुक को अच्छे मीडियम के थ्रू प्रिंट करने लगे, जिससे उनके आइडियाज लोगों के पास पहुंचने लगे। लेकिन इसका फायदा सिर्फ पढ़े लिखे लोग उठा रहे थे और अनपढ़ लोगों तक पहुंचने के लिए प्लेज यानी कि नाटकों का और गानों का सहारा लिया जाता है। ईयर 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट अपने आप को फ्रांस का एम्परर घोषित कर देता है। नेपोलियन धीरे धीरे फ्रांस और उसके आसपास के कई सारी कंट्रीज पे कंट्रोल करने की कोशिश करता है और अपना किंगडम बनाने लगता है। अब जहां भी वो जाता था वो अपने फैमिली मेंबर्स को प्रेस कर देता था। नेपोलियन अपने आप को यूरोप के मॉडर्नाइजेशन के रूप में देखता था। नेपोलियन बहुत से लॉज इंट्रोड्यूस करता है, जैसे प्रोटेक्शन प्राइवेट प्रॉपर्टीज, यूनिफॉर्म सिविल कोड्स और वेट और मेजरमेंट के कोड एक्सेट्रा। कई लोग नेपोलियन को एक लिबरेटर के रूप में देखते थे, यानी कि आजादी और फ्रीडम दिलाने वाले व्यक्ति के रूप में, लेकिन जल्द ही लोग उसकी आर्मी को इन्वेडर मानने लगे थे। फाइनली 1815 में वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन की हार हो जाती है, जिसके बाद यूरोप कई पार्ट्स नेपोलियन के लिबर्टी, फ्रीडम, मॉडर्न लॉज आने वाले साल तक चलते रहते और उसका इफेक्टिव प्रभाव नेपोलियन के मरने के बाद में सामने आता है। तो फ्रीडम, लिबर्टी और लोगों को राइट दिलवाने वाला फ्रेंच रिवॉल्यूशन दुनिया के लिए एक हेरिटेज है। 19वीं सेंचुरी से फ्रांस से निकले इन आइडियाज ने दुनिया भर में मोनार्की सिस्टम को खत्म करने के लिए बहुत अच्छा योगदान दिया। लोगों ने अपने नेशन को बनाने के लिए और कॉलोनाइजेशन से लड़ने के लिए डेफिनेशन भी फ्रांस से जानी। इंडिया के जो टीपू सुल्तान थे और राजा राम मोहन राय थे, इन रिवोल्यूशनरीज ने फ्रांस रिवॉल्यूशन से मोटिवेट होकर रिवोल्यूशनरी लड़ाइयाँ लड़ी थी। तो